दोस्तों एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। तो आज हम रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर जो कि मैथ के प्रश्न है इसे सॉल्व करेंगे। यह जो पेपर है यह ग्रुप डी 2019 का पेपर है, जो कि 2022 में इसका पेपर हुआ था, उसी का ओरिजिनल पेपर है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हुए क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो जो मूलधन होता है, मूलधन में अगर हम समय का गुणा करें तो हमें मिलता है लाभ। यही फार्मूला लगेगा इस प्रश्न को हल करने पर। कोई भी पूंजी हो उसमें अगर हम समय का गुणा करेंगे तो वही हमें प्रॉफिट में मिलेगा। तो यहाँ पहले दिया गया है, यहाँ जो दिया गया है वो लाभ का अनुपात दिया गया है और यहाँ समय का अनुपात दिया गया है। तो हम पूंजी निकालेंगे। तो मान लीजिए हम पूंजी अगर निकालेंगे तो समय यहाँ से हटा के लाभ के नीचे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे समय। इस प्रकार से हल करेंगे। तो हम इसी का फार्मूला का प्रयोग करके आप लोगों को हल करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए पहला है 12, 5 और दूसरा लाभ है 4 और तीसरा लाभ है 7। पहला 6 महीने के लिए, दूसरा 12 महीने के लिए और तीसरा 14 महीने के लिए। इसे काटेंगे, 4 1 का 4 और 4 3 12। 7 से काटेंगे एक बार, 7 से काटेंगे 2 बार। तो 6, 3 और 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यह जो भिन्न में है इसे हम भिन्न से समाप्त करने के लिए 6 का, 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे। क्योंकि यह 5/6 है, दूसरा 1/3 है और तीसरा 1/2 है। तो 6 और 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 इसमें भी गुणा करेंगे, 6 इसमें भी गुणा करेंगे और 6 इसमें भी गुणा करेंगे। तो 6 से यह 6 कट जाएगा, 3 से यह कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा यह 3 बार। तो अनुपात होगा, यहाँ 5 बचा है, दूसरे में 2 बचा है और तीसरे में 3 बचा है। तो 5:2:3 यही इसका अनुपात होगा, जो निवेश की गई अनुपात है। तो इसका सही जवाब होगा जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी, यह हमें बताना है। तो हम हल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो हल करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 5 पुरुष के लिए मेल लिखते हैं और 6 महिलाओं के लिए फीमेल। ये जो कार्य कर रहे हैं वह 6 दिन में कार्य कर रहे हैं और इतना ही कार्य 3 पुरुष मतलब 3 मैन प्लस 5 फीमेल महिलाएं इसी कार्य को 9 दिन में कर रही हैं। तो हम यहाँ इसे काटेंगे, 3 से काटेंगे 2 बार, इसे 9 को 3 से काटेंगे 3 बार। तो 2 से इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 10m और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12f, f मतलब फीमेल। और इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9m प्लस 15f। तो हम m एक साइड लिखेंगे और f एक साइड। तो इस 9m को इस साइड लिखेंगे तो 10m माइनस 9m बराबर हो जाएगा 15f, उसमें से 12f घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा m बराबर 15 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 3f। तो EF इधर से हटाकर इसके नीचे लिख देंगे तो m का मान 3 हो जाएगा और f का मान 1 हो जाएगा। मैन यानी आदमी की जो क्षमता है वह 3 है और औरत की जो क्षमता है वह 1 है।
इससे हम पहले कार्य निकालेंगे। तो कार्य चाहे पहले इसमें मान रख के कार्य निकाल सकते हैं पूरा, या इसमें रख के किसी भी समीकरण में आप रख के इसका कार्य जो है वो पूरा निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम पहले में रखते हैं, तो मैन का हो गया 3 क्षमता और यह 5 मैन कर रहा है, तो 5 गुणे 3 और फीमेल यानी महिलाएं की संख्या का अनुपात, महिलाएं का जो क्षमता है वह 1 है और 6 महिलाएं काम कर रही हैं, तो प्लस 6 में 1 को गुणा करेंगे आएगा 6, गुणे इसके 6 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 21 गुणे 6 करेंगे तो 6 1 का 6 और 6 दूना 12, 126 जो है वह टोटल कार्य है। तो हमें कह रहा है टोटल कार्य को, हमें कह रहा है यह टोटल कार्य जो 126 कार्य है वह 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमें मालूम है 126 कार्य है, इसे 2 महिलाएं, पुरुष का जो 3 पुरुष है और 2 महिलाएं, पुरुष की क्षमता थी 3, 3 में 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 9, और महिलाएं की क्षमता थी वह 1 थी, प्लस 2 में 1 का गुणा करेंगे आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। यानी 126 को हम 11 से भाग देंगे तो इतने ही दिन पूरा कार्य करने में लगेगा समय। तो 11 से इसे काटेंगे, 11 1 का 11, फिर 11 1 का 11 बच्चा 5, या 5 ऊपर लिखते हैं 11 नीचे लिखेंगे, मतलब 11 सही 5/11 दिन लगेंगे इसे पूरा कार्य करने में। तो इसका सही जवाब होगा वह दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है हमें। तो जो कह रहा है 14 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मान लीजिए पिता 3 है पुत्र 1 है, यह 14 वर्ष पहले का है। आज जो है वह पिता 2 है, मतलब वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो यह इसका अंतर और इसका अंतर बराबर होना चाहिए। इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है, यानी इससे 1 में इसमें गुणा करेंगे और 2 में इसमें गुणा करेंगे, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2। तो पिता का अंतर और पुत्र का अंतर 1 है और 1 का अनुपात दिया गया है 14, तो 14 1 अनुपात दिया गया है। 1 रेशियो का अनुपात 14 है। हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो यह पिता की वर्तमान आयु की अनुपात है या पुत्र की, तो हम पिता और पुत्र का योग करेंगे तो आ जाएगा 6, 14 में 6 का गुणा करेंगे आ जाएगा 84, और यही सही जवाब होगा जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो लास्ट का 2 वर्ड है, मतलब अंतिम का 2 पद वह 4 से कटना चाहिए। और 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम के 3 पद 8 से कटने चाहिए। यह 8 के विभाज्यता का नियम कहता है। और 4 के विभाज्यता का नियम अंतिम 2 पद 4 से कटने चाहिए। यह 4 से नहीं कटेगा, यह भी 4 से नहीं कटेगा, और यह तो तीसरा 4 से कट जाएगा और चौथा भी 4 से नहीं कटेगा। यानी जो तीसरा विकल्प है यही 4 से और 8 से कट जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 11 11 11 11 11 11 के बाद 16 16 नहीं, उसके पहले 15 लिखेंगे क्योंकि उसके पहले 15 है। तो 11 के बाद 15 यहाँ दिया गया है, उसके बाद 16, फिर 17, 17 17 17, उसके बाद दिया गया है
22, उसके बाद दिया गया है, तो पहले इसे आरोही क्रम में लिख दे रहे हैं हम 11, 15, 16, 17, 18, 22, 33, 51, 71 और 75। उसके बाद हमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका जो बीच की संख्या होगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह पूरे 10 संख्या हैं। तो 4 संख्या इधर से छोड़ देंगे और 4 संख्या इधर से छोड़ देंगे। उसके बाद इन दोनों का योग करेंगे तो 18 और 22 जोड़ेंगे, आ जाएगा 40 और इसका आधा कर देंगे, मतलब माध्यिका जो होती है वो बीच की संख्या होगी, तो इनका योग करके इसे आधा कर देंगे तो आ जाएगा 20 और यही इसकी माध्यिका होगी, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 हो जाता है और 5 वर्ष में 2000 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है 0.2 स्थान तक। तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई पूंजी यक्स है, यह 2 वर्ष में हो जाता है 1250, उसके बाद 5 वर्ष, यहाँ 2 बढ़ा, 2 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है, फिर 5 वर्ष यानी 3 वर्ष एक्स्ट्रा करेंगे तो आ जाएगा 2000। यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष हो जाएगा, तो 5 वर्ष में कह रहा है 2000 हो जाता है और 2 वर्ष में 1250 हो जाता है। तो यहाँ जो 3 वर्ष में ब्याज बढ़ा वो 750 बढ़ा ब्याज, 3 वर्ष में 750 बढ़ा तो 1 वर्ष में जाएगा, 1 का रेशियो निकालेंगे, इसे 3 से भाग देंगे 250। यह साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज पर ही बढ़ेगा, तो 3 वर्ष में 750 ब्याज बढ़ा तो 1 वर्ष में 250 ब्याज बढ़ेगा। यहाँ 2 वर्ष में साधारण ब्याज बढ़ा है तो इसका जब हम 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 500, 500 इसे घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा 750, यह मूलधन है। यहाँ हम 500 इसलिए घटाएं क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपये है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 होगा। तो जब हम 500 इसमें से घटाएंगे, मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो हमें पूछा है ब्याज की दर, तो 750 मूलधन है, 1 वर्ष में 250 ब्याज बढ़ता है और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करें। 25 से इसे काटेंगे 3 बार और 3 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 33.33%, जो कि दूसरा विकल्प है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 852 पृष्ठ है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं यह हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हम जो दूसरा पृष्ठ है उसे यक्स मान ले रहे हैं और वह जो दूसरा भाग है वह पहले की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो दूसरे को मान ले रहे हैं यक्स प्लस 52। जब इसे मान लेंगे यक्स प्लस 52 तो इससे यह 52 कम हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ दूसरा भाग पहले से 52 कम हो जाएगा और टोटल का दिया गया है 892। तो यहाँ हो जाएगा 2x, इससे घटाएंगे 892 में से 52 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, 840। तो हम 2 से इसे काटेंगे, 840 को इधर गुणा है, इधर आ जाएगा भाग, तो हो जाएगा x बराबर 420। यही जो दूसरे भाग है इसका सही जवाब होगा 420, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री
अगर हम और प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, हम अगर इसे कॉस में बदल दें तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68, तो जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। तो यहाँ पहले था साइन स्क्वायर 68 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पहले को हल करने पर 1 आया। ठीक इसी प्रकार इसे भी हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर जहाँ है वहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री। तो जब इसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 57 डिग्री, साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात होगा वह 1:1, और यही इसका सही जवाब है जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। ए बी और सी की आयु का योगफल 42 है। ए और बी की आयु का योग हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसे हम लिखेंगे ए बी और सी। तो कह रहा है ए की आयु बी की दुगनी है, अगर बी को 1 मान ले, इसे 2 मान ले। उसके बाद बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, अगर सी 3 है तो बी 1 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, अगर सी की आयु 3 है तो बी की आयु 1 होगा। इसे गुणा करेंगे तो ऐसे गुणा होता है, 2 में 1 का गुणा करेंगे आएगा 2, यहाँ 1 और यहाँ 3 में 1 का गुणा करेंगे आएगा 3, और इसका योग जो कह रहा है 2 3 और 3 6, 6 का योग जो है वह 42 के बराबर है। 6 r बराबर 42, तो 1 रेशियो जो होगा वह 7 के बराबर होगा। इसे 6 से इसे काटेंगे तो 7 बार आए, 1 रेशियो 7 के बराबर है। हमें कह रहा है ए और बी की आयु का योग, तो ए 2 है बी 1 है, तो इसका योग हो जाएगा 3 और 7 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 रेशियो का दाम 7 है, तो इसका गुणा करेंगे आएगा 21, जो कि चौथा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस क्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, यह हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु हम x मान ले रहे हैं, CP क्रय मूल्य कह रहा है, उसका अगर मान लीजिए हानि पर बेचा तो 1500 में बेचा और लाभ में बेचा तो 1920 में बेचा। यह जो हानि है और यह लाभ है, यह हानि और यह लाभ दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जितने में वह हानि में बेचा उतने ही लाभ में वह बेचा है। तो इसे मान ले और इसे दोनों को x मान ले तो 2x बराबर होगा इन दोनों का योग, क्योंकि जितने में यह कम करेगा उतना, जितने में यह कम था उतने में यह ज़्यादा था, तो दोनों आपस में बराबर है। तो 2x जो होगा वो बराबर होगा इनके योग का। तो 0 2 9 5 14, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1 7 1 0, 1710 रुपये जो है इसका क्रय मूल्य है। इसे कह रहा है कि 10% के लाभ अर्जित करना चाहता है, तो इसे हम 110 में बेच देंगे। 110 में इसलिए बेचेंगे क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो हमें 10% लाभ अर्जित करना, तो 110 में बेचेंगे। यह 0 दोनों नीचे वाला इन 0 से कट गया। 11 से गुणा करने का सबसे सिंपल आसान होता है, पहले 1, फिर इन दोनों का योग 7 1 8, फिर इन दोनों का योग 7 1 8, फिर लास्ट वाला 1। यह जो है वो इसका
मूल्य होगा जितने में यह बेचेगा तो इसे 10% का लाभ होगा। तो जो तीसरा यह है विकल्प, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.424 इस पर बार है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए पहले आप लिखेंगे 4, 2, 4, इसके आगे दशमलव। तो जितने संख्या पर बार होगा उसे तो पूर्ण रूप से लिखेंगे, और जितने संख्या पर बार नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ है 0.424, यहाँ तो बार है और ये इस पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं होगा उसे माइनस कर देंगे, -4, और बटे में लिखेंगे 9, 9, जितने पर बार होगा उतना 9 लिखेंगे, और जो जिस पर बार नहीं होगा उस उतनी संख्या पे 0 लिखेंगे। तो एक संख्या पे बार नहीं तो 0 लिखेंगे। फिर इसे हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 420/99, 0, यह 0 से कट गया। 3 से काटेंगे इसे तो 3 एक्का 3, 3 चौक 12, इसे काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, यानी 14/33 जो होगा इसका सही जवाब होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पिछले वर्ष रंजन की मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। तो पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा है। तो पिछला वर्ष 34,500 था और इस वर्ष 38,640 है। तो 38,640 में से हम घटाएंगे 34,500, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4। इतने की वृद्धि हुई, और वृद्धि हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, जो पहले होगा। तो इतने पे वृद्धि हुई, और वृद्धि कितने पे हुई, 34,500 पे, और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। यह 0 से कट गया। इसे काटेंगे 12, 12 पंचे 60, हासिल लगा 4, 12 चौक 48, 6 54, हासिल लगा 4, 5, फिर भारतीय 36 और 5 41, इसे टोटल 12 दें हम काट सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 12% की वृद्धि हुई, जो कि दूसरा विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 36 संख्याओं का मध्य 42 है, 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करेंगे तो यहाँ लिखा, जहाँ 47 लिखा था वहाँ चूकवश 41 पढ़ लिया गया। तो 47 की जगह हमने 41 पढ़ लिया, तो इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 6। ये जो 6 की कमी हुई है ये किस पे हुई है, तो 36 पे, क्योंकि टोटल संख्याएं 36 थी। इसे काटेंगे तो 1/6, या इसे भी हल करेंगे तो 0.166, क्योंकि दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 6 से एक बार जाएगा, 6 का 6 बचेगा 4, फिर 6 36, 36, 36, 1.66 इस बार लगातार जाएगा। तो इसका जो सही माध्य होगा वो 42 प्लस 0.166 होगा, यानी 42.166 इसका सही जवाब होगा। इसके नज़दीक जो दिया गया है वो 41.17, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी को भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है, तो हम इसका आयतन निकाल देंगे बेलन का, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा उतना ही उसमें पानी भरा होगा।
तो बेलन का आयतन जो होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे 22/7, पाई का मान, आर का मान दिया गया है 7 × 7 त्रिज्या का, और ऊंचाई दिया गया है 20। जब हम इसे 7 से काट देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 154, और इसमें 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 चौका 8, 2 5 10, 2 1 का 2 1 3, 30 और 80 मीटर क्यूब इसका सही जवाब होगा, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए 3 के स्क्वायर और उसका क्यूब दिया गया है प्लस 2 का क्यूब प्लस इसका स्क्वायर दिया गया है। तो इसे हम हल करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 हो जाएगा, 9 का क्यूब कर देंगे, प्लस 2 का क्यूब होता है 8, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 729, या 9 का क्यूब होता है, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 64, इसका योग करेंगे 9 और 4 13, 6 2 8 1 9 और 7, 793 जो होगा इसका सही जवाब होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एक सबसे सिंपल फार्मूला होता है S1 S2, S1 माइनस S2, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान होता है कि कितना देरी में गया या कितना समय में पहले पहुंचा। उस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रकार का ये जो फार्मूला है यह बहुत आसान है और बहुत कम समय में आप जल्दी से हल कर सकते हैं। तो इसे हम पहले लिखेंगे 3, दूरी ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे 3 × 4 बटे इसका अंतर 1 होगा। यहाँ पहले कह रहा है 20 मिनट देरी पे पहुँचता है और 30 मिनट पहले, तो इसका हम योग करेंगे क्योंकि पहले पहुँचता है तो मान लीजिए यहाँ 2 है, इसके पहले पहुँचा इसके बाद पहुँचा, तो इसका टोटल अंतर होगा। तो 30 में 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 50, 50 बटे 60 मिनट था, इसे हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे रहे हैं। इसे गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 12 से इसे काटेंगे 5 बार और 5 से इसे काटेंगे 10 बार। जो दूरी होगा वह 10 किलोमीटर होगा, जो तीसरे विकल्प में दिया गया है 10 किलोमीटर, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास ज्ञात करना है हमें। गोले का व्यास, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मान दिया गया है 36 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 4 से इसे काटेंगे 9 बार और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो आर क्यूब जो होगा वह 27 हो जाएगा। तो आर निकालेंगे तो अंडर रूट में 27 हो जाएगा, इसके 3 हो जाएगा यहाँ अंडर रूट के ऊपर, तो इसके हम घनमूल से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3। जो त्रिज्या है यानी आर जो है वह 3 सेंटीमीटर, तो कोई भी वृत्त हो उसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और हमें व्यास ज्ञात करना है। तो 3 इधर होगा 3 इधर होगा, यानी जो व्यास होगा वह त्रिज्या का दुगना होगा। तो दुगना करेंगे तो 3 का दुगना 6 हो जाएगा। तो जो गोले का व्यास होगा वह 6 सेंटीमीटर होगा, जो कि दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यह दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगली वीडियो फिर अगले दिन बनाते हैं।